फ्रेंच रेवोल्यूशन में वीमेन के कंडीशन से कोई भी प्रश्न जरूर पूछता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि समाज में, सोसाइटी में, जैसे हमारे यहाँ वीमेन की कंडीशंस अभी भी पूर्णतः नहीं सुधरी है। अभी उस समय में जैसे हमारे देश में भी स्थिति लगभग बहुत अच्छी नहीं थी और अदर कंट्रीज़ के में भी यही हालात था। तो फ्रांस में क्या थी महिलाओं की स्थिति, वीमेन की क्या कंडीशंस थी, उसके बारे में देखते हैं। तो फ्रेंच वीमेन की बात की जाए तो कंडीशंस उसकी बहुत ख़राब थी। वहाँ पे क्या होता था कि प्रथम स्टेट और की लड़कियाँ ही प्राइवेट स्कूल में जाती थी। क्या प्रथम स्टेट की लड़कियाँ ही प्राइवेट स्कूल में जाती थी, लेकिन लड़कियाँ स्कूल तो जाती थी, उसकी शादी जल्दी कर दी जाती थी और उसके खिलाफ, मतलब मर्जी के खिलाफ, मर्जी से शादी नहीं होती थी। तो ये कंडीशन जो हमारे यहाँ, मतलब इसके बाद क्या हुआ कि जो तीसरे स्टेट की लड़कियाँ थी, जो थर्ड स्टेट की लड़कियां थी, गर्ल्स थी, वो मतलब धनाढ़ फैमिली में जॉब करती थी, खाना बनाने का, लॉन्ड्रीज में विक्रेता, घरेलू नौकर के रूप में, घरेलू डोमेस्टिक सर्विस के रूप में काम करती थी और प्रोफेशनल एजुकेशन किसी भी महिलाओं को देने का कोई प्रावधान नहीं था, प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं ले पाती थी। इसके बाद उनकी जो सैलरी थी सेम पोस्ट और इसके लिए भी मर्दों की तुलना में, मतलब मेल की तुलना में एज़ कम्पेयर टू बहुत कम थी। तो ये सारी बात, मतलब फर्स्ट स्टेट के लड़कियों को प्राइवेट स्कूल जाने का तो अधिकार था, मतलब वो भेजी जाती थी, लेकिन उसकी शादियाँ उसके खिलाफ, उसकी मर्जी के खिलाफ की जाती थी, अपने मन से शादी नहीं कर सकती थी। दूसरा कि जो सेकेंड स्टेट की लड़कियाँ या अदर स्टेट, थर्ड स्टेट की लड़कियाँ थी जो नौकर के रूप में काम करती थी और मतलब प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं दिया जाता था और पुरुषों की तुलना में इनको वेजेस कम मिलते थे। तो ये कंडीशन थी जो सामान्यतः महिलाओं की होती है। इसके लिए महिलाओं ने बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब की स्थापना किया, जैसे अदर पॉलिटिकल क्लब की स्थापना हुई। वीमेंस हैव ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड सो मेनी क्लब, उसमें से 60 से मोर देन 60 क्लब्स वर ऑर्गेनाइज्ड, बनाया गया, 60 से अधिक क्लब बनाए गए। लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस क्लब जो हुआ, द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरीज एंड रिपब्लिकन वुमेन, ये क्लब सबसे ज़्यादा फेमस हुआ। और इन्होंने क्या क्या डिमांड किया कि भाई मुझे हमें वोट डालने का अधिकार दो, वोट डालने के साथ साथ हमें रिप्रेजेंटेटिव में इलेक्शन लड़ने का भी अधिकार दिया जाए। मतलब इन्होंने वोट का डिमांडेड टू राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन ऑफिस, इन काउंसिल, इसमें चुनने का अधिकार भी का भी डिमांड इन्होंने किया। इसके बाद ये दो कंडीशंस हो गया, इन्होंने डिमांड का क्लब बनाया। इनकी महिलाओं की स्थिति में सुधार कब आया? द रिवोल्यूशनरीज गवर्नमेंट ने, जो पहले था क्रांतिकारी सरकार ने, उसने इसकी स्थिति में बदलाव करने का बहुत सारा निर्णय लिया। कौन कौन सा? मतलब गवर्नमेंट डिड इंट्रोड्यूस लॉज दैट हेल्प टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ वुमेन। उसमें किस किस तरह का बदलाव लाया? जैकोबिन क्लब के बाद सरकारी विद्यालय की स्थापना की गई, गवर्नमेंट स्कूल की, जिसमें लड़कियों को स्कूल जाने के लिए कंपलसरी किया गया। इट वॉज मेड कंपलसरी टू गो स्कूल, मतलब लड़कियों को स्कूल जाना है। उनके फादर उनकी मर्जी के खिलाफ शादी नहीं कर सकते थे, लड़कियों को शादी करने का हक दिया गया और डिवोर्स को एक लॉ बनाया गया कि लीगल किया गया, डिवोर्स को सख्त कानून बनाए गए। प्रोफेशनल एजुकेशन ले सकते थे, तो इस तरह के कानून बनाए गए। लेकिन ये सब कंडीशंस के बाद 1946 में महिलाओं को, इतना संघर्ष के बाद, बहुत बाद, फ्रांस की महिलाओं को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ। एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, मतलब दास प्रथा का उन्मूलन मतलब रिमूव्ड फ्रॉम द रूट, मतलब एराडिकेट, खत्म करना। दास प्रथा क्या होता है? स्लेवरी क्या है? मतलब मनुष्य की खरीद बिक्री। बताओ, ये भी सिस्टम मतलब चला किसके बीच में? खूब चलता था, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में, क्योंकि अमेरिका में काफ़ी कॉलोनीज़ था, मतलब दूसरों का अधिकार था, उपनिवेश था। तो इन्होंने क्या किया, ये यूरोप वाले अफ्रीका से खरीद कर अमेरिका में बेचते थे, यहाँ डिमांड था। तो दास, मनुष्यों की खरीद बिक्री कितनी गंदी बात है, मतलब उसको खरीद बिक्री करते थे। इसके लिए फ्रांस के नेशनल असेंबली में 18वीं सेंचुरी में बहुत लंबा डिबेट चला, लॉन्ग डिबेट। लेकिन डिबेट होने के बावजूद भी फाइनली ये कंक्लूज़न निकला कि
इट शुड बी कंटिन्यूड, इसको कंटिन्यू रखा जाए। मतलब जो दुनिया है ना अपनी स्वार्थ में लिप्त है, तो अपने फ़ायदे के लिए इसको कहा गया कि भाई चलो इसको कंटिन्यू रखेंगे। मतलब लाख डिबेट होने के बाद भी फ्रांस का नेशनल असेंबली ने इसको कंटिन्यू रखा, लेकिन जैकोबिन ने अपने रीन में मतलब 1794 में इसको हटा दिया, मतलब पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया। लेकिन जिसकी जो लत लगी रहती है उसको तो हटना नहीं, फिर नेपोलियन ने आकर 10 साल बाद इसको लागू कर दिया। वो भारत में जो मुगलों का टैक्स हुआ करता था ना, क्या नाम था अकबर ने जो लगाया था, नहीं जो टैक्स था अकबर का, तो मतलब एक हटाता था एक लगाता था, नहीं जो हिंदुओं पे लगाया जाता था ना तीर्थ कर, जजिया कर, मतलब पहले बाबर ने लाया फिर अकबर ने हटाया फिर लागू किया फिर हटाया, ये चलता रहा हाँ बहुत बार। तो इस तरीके से एबोलिशन ऑफ स्लेवरी का भी सिस्टम चला, मतलब डिबेट में इसको कंटिन्यू रखा, फिर जैकोबी ने हटाया, फिर नेपोलियन ने क्या किया इसको कंटिन्यू कर दिया, और फिर फाइनली 1848 में फाइनली उस दास प्रथा को मतलब स्लेवरी सिस्टम को जड़ से समाप्त कर दिया गया। और इस प्रकार फ्रेंच रिवॉल्यूशन का चैप्टर आपने पढ़ा, इसको बार बार देखना, फ्रांस के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना भौगोलिक यानी जियोग्राफिकल कंडीशन से, तो मुझे लगता है कि आपको चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इसके नोट्स इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको इस पर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।